राजस्थान की राजधानी जयपुर, साल 2020। एक सोसाइटी से खून से लथपथ एक मां की लाश मिली और उसका 21 महीने का मासूम बेटा रहस्यमयी तरीके से गायब था। न चोरी, न जबरन घुसपैठ। तो फिर सवाल यह है कि आखिर एक मां को किसने मारा और 21 महीने के मासूम से किसी की क्या दुश्मनी थी। हम बात कर रहे हैं जयपुर डबल मर्डर केस की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7 जनवरी 2020, श्वेता घर पर अपने 21 महीने के बेटे के साथ अकेली थी। तभी घर की डोरबेल बजती है। श्वेता सामने खड़े शख्स को देखती है और दरवाजा खोलती है। घर में आए शख्स को श्वेता अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो उस शख्स को बैठाती है और उसके लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो जिस शख्स को मेहमान समझ रही है वो एक हैवान है। चाय पीने के बाद उस शख्स ने मौका पाकर किचन में रखी अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। श्वेता जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे यकीन हो कि वो मर चुकी है, उसके लिए उसने चाकू से उसका गला भी काट दिया। श्वेता की सांसें थम चुकी थीं। फिर उस शख्स की नजर पड़ी 21 महीने के मासूम श्रेयम पर, जो अपने कमरे में सो रहा था। वो बच्चा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यह हमला इतना अचानक हुआ कि श्वेता खुद को बचा भी नहीं पाई। और फिर शाम को जब काम वाली घर के अंदर आई तो वो श्वेता की खून से लथपथ लाश देखकर सहम गई और जैसे तैसे पुलिस को बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि घर में चारों तरफ खून के छींटे और धब्बे थे और श्वेता की खून से सनी बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो पाया कि पूरे घर में किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की गई थी, लेकिन श्वेता का बेटा श्रेयम कहीं नहीं था। अजीब बात यह भी थी कि घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, लेकिन श्वेता का मोबाइल फोन गायब था। अब सवाल बस यही थे कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने श्वेता को मौत के घाट उतारा और आखिर एक 21 महीने के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी थी। तो आइए कहानी को शुरू से समझते हैं। कानपुर की रहने वाली श्वेता तिवारी एक हंसमुख और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी जुड़ी दिल्ली के रहने वाले रोहित तिवारी से, जो जयपुर एयरपोर्ट पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर की नौकरी करता था। हादसे से लगभग 1.5-2 साल पहले ही ये लोग जयपुर में शिफ्ट हुए थे। इनका बेटा श्रेयम शादी के करीब 7 साल बाद बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। श्रेयम के आने के बाद से ही घर में खुशियों का माहौल था। श्वेता को मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। बाहर से देखने पर यह रिश्ता बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन समय के साथ इस खुशहाल दिखने वाले परिवार के भीतर धीरे धीरे तनाव और दूरी की परतें जमने लगीं। घर की 4 दीवारी के भीतर उनके रिश्ते में खटास बढ़ चुकी थी। श्वेता और रोहित के बीच आए दिन बहस और झगड़े होते रहते थे, कभी छोटी बातों पर तो कभी बड़ी बातों पर। फिर भी श्वेता हर बार चुप रह जाती थी, सिर्फ अपने बेटे की मुस्कान और उसके भविष्य के लिए। 7 जनवरी 2020 यानी मर्डर वाले दिन शाम के करीब 5:30 बजे रोहित अपने ऑफिस में था जब उसके पड़ोसी अजय का उसको कॉल आया, जिसके बाद रोहित भागता हुआ घर पहुंचा जहां उसके फ्लैट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस, मीडिया और लोग सब उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। कुछ ही घंटों में रोहित का एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई तो वहीं उसका बेटा लापता था। रोहित इस सदमे में बैठा ही था कि 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित के पास एक मैसेज आया, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख का इंतजाम कर लो। जिससे यह बात साफ हो जाती है कि श्रेयम का किडनैप किया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मैसेज श्वेता के नंबर से भेजा गया था। रोहित ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और श्वेता के भाई शुभम को भी मैसेज भेजकर इन्फॉर्म किया। खबर सुनते ही श्वेता के पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। मामला इतना सीरियस था कि पुलिस भी जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच में जुट गई। सबसे पहले पुलिस ने जिस नंबर से फिरौती का मैसेज भेजा गया था उसे सर्विलेंस पर लगाया। उसके बाद शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला। वारदात को एक बड़ी सोसाइटी में अंजाम दिया गया था, इसलिए सिर्फ कुछ ही जगहों पर कैमरे लगे थे, जिससे यह पता लग पाना कि उस दिन श्वेता के घर किस शख्स की एंट्री हुई थी यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई चश्मदीद गवाह जिससे पुलिस इस केस को सुलझा सके। लेकिन इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि भले ही इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरे ना हों,
लेकिन श्वेता ने पड़ोसियों ने अपना एक पर्सनल सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था जिसका एंगल श्वेता के मेन एंट्रेंस को कवर करता था। तो पुलिस ने जल्दी से 7 जनवरी की वो फुटेज खंगाली तो देखा कि उस दिन श्वेता के घर से निकलता हुआ एक शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसने गर्मी में भी टोपी पहन रखी थी और उसके हाथ में कपड़े में लिपटा कुछ था। पुलिस के मुताबिक उसमें श्रेयम था। पुलिस ने मामले में आगे घरवालों से भी पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले श्वेता के घरवालों से पूछताछ की गई और पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए जिसने पुलिस की शक की सुई को अलग दिशा में मोड़ दिया। श्वेता के घरवालों ने बताया कि रोहित और श्वेता में काफी टाइम से झगड़े होते रहते थे। 5 तारीख को हमको फोन किया था कि हम इसको रखना नहीं चाहते, हम इसका मर्डर कर लेंगे जाके। ऐसा ही कुछ हुआ था 5 जनवरी 2020 को, जो उनके रिश्ते के लिए एक और तूफान लेकर आया। उस दिन श्वेता और रोहित के बीच जमकर लड़ाई हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में बेकाबू रोहित ने श्वेता के पिता सुरेश मिश्रा को फोन किया और कहा, पापा अब हम इसे खत्म कर देंगे। ये सुनकर पिता का दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये गुस्से में कहा गया एक पल का वाक्य होगा। उधर श्वेता का मन बेचैन था। दिन भर की कहा सुनी और रोहित का व्यवहार उसके दिल में डर भर चुका था। उसी रात उसने अपने पिता को मैसेज किया, पापा मैं डर गई हूं। लेकिन परिवार ने सोचा कि यह पति पत्नी के बीच का सामान्य झगड़ा होगा जो समय के साथ शांत हो जाएगा। लेकिन श्वेता और रोहित के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए पुलिस ने अपनी कार्यवाही का रुख पूरी तरह बदल दिया और अब शक की सुई पर था श्वेता का पति रोहित। लेकिन सबसे पहले पुलिस के लिए श्रेयम को ढूंढना बहुत जरूरी था। पुलिस श्वेता के नंबर को ट्रेस करने में लगी थी। श्वेता के परिवार वाले बार बार रोहित पर शक कर रहे थे। वहीं रोहित पूरी तरीके से पुलिस का साथ दे रहा था। उसने पुलिस से यह भी कहा कि वो फिरौती की पूरी रकम देने को तैयार है, बस उसके बेटे को सही सलामत वापस ले आइए, जिससे पुलिस के लिए यह केस और मुश्किल होता जा रहा था। 8 जनवरी 2020 जिस बात का सबको डर था वही हुआ। दोपहर 12:30 बजे के आसपास श्रेयम की लाश सोसाइटी के ही पीछे झाड़ियों में मिली और जैसे ही रोहित ने अपने बेटे की लाश देखी वो सदमे में जमीन पर गिरकर रोने लगा। पुलिस ने श्रेयम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो रिपोर्ट में आया उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि श्रेयम की मौत की टाइमिंग और श्वेता की मौत की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी। मतलब ये किडनैपिंग केस नहीं बल्कि डबल मर्डर केस था। गुत्थी कुछ तो पुलिस के हाथ आने लगी थी, लेकिन श्रेयम की लाश मिलने के बाद भी फिरौती के मैसेज आना बंद नहीं हुए थे। देखते ही देखते ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था और इस केस को लेकर अब राजनीतिक स्तर से भी दबाव बढ़ गया था। तो पुलिस एक बार फिर शक की सुई रोहित की ओर घुमाती है और इस बार ये जानने की कोशिश करती है कि जिस वक्त ये हुआ तब रोहित कहां था। कई सवालों के साथ पुलिस रोहित के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि मर्डर वाले दिन रोहित पूरा दिन ऑफिस में ही था और कई मीटिंग्स में बिजी था और उस दिन वो कहीं ऑफिस के बाहर भी नहीं गया था। इतना ही नहीं, रोहित का फोन की लोकेशन भी ऑफिस में ही थी। पुलिस को कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था जिससे यह बात साबित होती कि इस मर्डर केस में रोहित का कोई हाथ है। यह केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने श्वेता का नंबर सर्विलेंस पर लगाया हुआ था। वहीं से इस केस में कोई सुराग मिल सकता था और ऐसा हुआ भी। श्वेता का नंबर 6 अलग अलग लोकेशंस पर ट्रेस किया गया था। उनमें से एक लोकेशन थी सांगानेर की। पुलिस की टीम बिना देरी किए सांगानेर के लिए रवाना हो गई और पहले हुई पूछताछ और कुछ डिटेल्स को फॉलो करते हुए पुलिस एक घर के बाहर पहुंची, जहां घर के दरवाजे पर वही जूते उतरे हुए थे जो पुलिस ने सीसीटीवी में कैद हुए शख्स को पहने देखा था। पुलिस ने घर से सौरभ चौधरी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सौरभ रोहित के दोस्त हरि सिंह का साला था। पुलिस ने सौरभ से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन सौरभ सही से पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी पुलिस ने उसका सामना करवाया रोहित से और रोहित उसे देखकर अपनी पत्नी और बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगा। लेकिन इल्जाम अपने सर आता देख सौरभ ने सभी राज पुलिस के सामने उगलना शुरू कर दिए, जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। दरअसल रोहित तिवारी अपनी पत्नी श्वेता से पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक नया सपना था, दूसरी शादी करने का। यही वजह थी कि उसने महीनों पहले ही इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी। वह बेहद चालाकी से हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग उसने 23 दिसंबर से ही बंद कर दी थी, ताकि आने वाले दिनों में
उसकी हर गतिविधि का कोई सबूत ना मिले। ऑफिस की मीटिंग्स, अधिकारियों से मुलाकात और काम की व्यस्तताएं, ताकि जब वारदात हो तो सबको यही लगे कि रोहित तो पूरे दिन ऑफिस में ही था। लेकिन इतना बड़ा खेल वह अकेले नहीं खेल सकता था। उसे अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। यहीं से कहानी में कदम रखता है दूसरा किरदार, सौरभ उर्फ राज सिंह, जो रोहित के भरोसे और लालच दोनों का शिकार बनकर इस भयावह साजिश का हिस्सा बन गया। सौरभ से रोहित की मुलाकात उसके जीजा हरि सिंह के जरिए हुई थी। थोड़े समय में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और रोजाना मिलने जुलने से विश्वास भी पनपने लगा। रोहित अक्सर सौरभ को शराब पिलाता और धीरे धीरे उसने उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। फिर एक दिन रोहित ने प्लान सौरभ को बताया कि मेरी पत्नी और बेटे को मार दो, बदले में मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। पैसे के लालच में सौरभ बहक गया और ये जानलेवा सौदा तय कर लिया। कीमत सिर्फ 10,000 रुपए। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि एक मां और मासूम बच्चे की जिंदगी की कीमत इतनी कम रखी गई थी। जिसके बाद मर्डर वाले दिन सौरभ चेहरा छुपाकर आया, लेकिन श्वेता उसे पहले से जानती थी। वह बिना शक किए दरवाजा खोलती है, चाय बनाती है और कुछ देर बाद जब सब सामान्य लग रहा था, अचानक सौरभ ने किचन से अदरक कूटने वाली मूसली उठाई और श्वेता के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। वारदात के बाद रोहित और सौरभ ने एक और प्लान बनाया। सौरभ श्वेता का मोबाइल लेकर गया, उसमें से सिम निकालकर एक नया फोन खरीदा और उसी से रोहित को मैसेज भेजा गया था। रोहित पहले तो मुकरता रहा, लेकिन जब सौरभ ने सबूतों और घटनाक्रम का खुलासा किया तो रोहित टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब ये सच्चाई सामने आई कि मां बेटे की हत्या के पीछे खुद श्वेता का पति और बेटे का पिता है, तो पूरे जयपुर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, हत्यारों को फांसी दो। सोशल मीडिया पर भी आक्रोश उमड़ पड़ा। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस केस का सबसे डरावना पहलू यह था कि इंसान स्वार्थ में इतना गिर सकता है कि अपने ही बच्चे को मारने से भी पीछे न हटे। उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए दोस्त को तैयार किया और बेटे को इसलिए मारा ताकि शादीशुदा जिंदगी की याद भी न बचे। जयपुर डबल मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। पति जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए, वही पत्नी का कातिल निकला। पिता जो बच्चे के लिए भगवान होता है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और दोस्त जो साथ निभाने के लिए होता है, वही मौत का सौदागर बन गया। श्वेता और श्रेयम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दर्दनाक कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा कभी कभी बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छुपा होता है। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।